हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है भैया, सभी लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में। सभी लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़े, यही हम कामना करते हैं। और खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 32.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। रिया, प्रीति, यशु, नासिर, आई एम डॉक्टर, बहुत बढ़िया, सना, अब्दुल, महक, सोनी, हर्ष, सूरज, बहुत बहुत नमस्कार भैया, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 12, आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर है आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ऑप्टिकल रोटेशन के कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन, जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और कन्फर्मर्स पढ़ेंगे भैया। तालियां तालियां, मुबारक हो आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि बाल दिवस वाले दिन सोचिए 14 नवंबर को आपका आइसोमेरिज्म खत्म हो रहा है और 14 फरवरी को सिलेबस खत्म होगा। सोच लो अब आप, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमने कहा बाल दिवस वाले दिन कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो आज हमें सुबह सुबह समोसे मिले। मजा आ गया। घर के समोसे तो भाई साहब क्या आनंद आ जाता है। चलिए आइए 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 आइए। तो आज हम कन्फर्मर्स देख रहे हैं और ऑप्टिकल रोटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले अपन सवाल कर लेते हैं, आइए। ऑप्टिकल रोटेशन के 2-3 सवाल देख लेते हैं किस टाइप के होंगे। कल पीवाईक्यू करेंगे। कल पीवाईक्यू, तो इस हफ्ते आपका पूरा आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। लो अगले हफ्ते से अपन स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपके लिए बहुत पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है। चलिए सर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई सी एल। अल्फा होता है स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा होता है ऑब्जर्व रोटेशन जो पोलरिमीटर से दिखता है, सी होता है मालिक कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर एमएल में, और एल होता है लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब डेसीमीटर में। सही बात है, सही बात है, सही बात है। आइए क्या कह रहे हैं। एक सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड 30 ग्राम पर 100 ml यानी कि सी हो गया, हैज मेजर्ड रोटेशन ऑफ +15 थीटा हो गया, और ये हो गया मालिक एल। आपको अल्फा निकालना है। बहुत आसान सवाल अगर आया तो यही सवाल आएगा। तो क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 30/100, ये हो गया आपका ग्राम पर एमएल में कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और इंटू कर देंगे 2। बाकी आप जानते हैं, बाकी आप जानते हैं। क्या लगा दूं आंसर, क्या लगा दूं आंसर, बता दीजिए। क्या लगा दूं आंसर, बोल दीजिए। 15 का डबल होता होगा ये, और 100 ऊपर चला जाता होगा। 100/4 25। बी आंसर आया बॉस, बदलापुर आंसर आया बॉस, ठीक है। बदलापुर आंसर आया, क्यों। चमक गया। आइए एक सवाल और देखिए, करेंगे अगला सवाल करेंगे। वाह वाह, बस अरे 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 समझ गए। वाह समझदार व्यक्ति हो तुम लोग। चलो, when an optical active compound is placed in 10 डेसीमीटर, ध्यान से देखना, 10 डीएम ट्यूब यानी कि ये हो गया आपका L, इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम, ये W हो गया, ठीक, इन 200 ml, ये V हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन जो ग्राम पर ml होती है ना, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो आपका W/V ही तो है। तो आप 20 डिवाइडेड बाय 200 से पता कर लोगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा। और कह रहे हैं भैया 30, तो ये थीटा हो गया। कैलकुलेट एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इफ अबव सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, जो अल्फा है, अल्फा इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अल्फा तो होता है यूनिट कॉन्सेंट्रेशन और यूनिट डेसीमीटर लेंथ के लिए, है ना। तो अल्फा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अल्फा इंडिपेंडेंट होगा, तो अल्फा आप निकाल लो सीधे, कैसे, फॉर्मूले से, थीटा बाई सी एल, ठीक। तो अल्फा आ जाएगा आपका, थीटा कितना है, थीटा कितना है भाई 30, कॉन्सेंट्रेशन आ गई 20/200, इंटू लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब कहां है 10।
आप मुझे अल्फा बता दो क्या आ रहा है, आप मुझे अल्फा बता दो क्या आ रहा है, अल्फा 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 क्या आ रहा है, अल्फा 30 डिवाइडेड बाय 20/200 × 10 क्या आएगा अल्फा? एल्फा 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 बोलिए, एल्फा क्या आएगा, जल्दी से बता दो। तो मैं कुछ ऐसा कर दूं क्या, ये देखो जरा, ये कट गया, 20 × 10 200 होता होगा, हाँ, तो एल्फा आ गया 30, देखिए। और अल्फा तो फिक्स होता है, अल्फा डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इन सब पे चेंज नहीं करेगा ना, क्योंकि अल्फा जो है स्पेसिफिक होता है, तो वो तो चेंज करेगा नहीं। तो अल्फा अगर 30 आ गया, तो अब आप क्या, अब आपको थीटा निकालना है कब, जब डाइल्यूशन 1 लीटर कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, फिर से फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा इज इक्वल टू थीटा न्यू अपॉन सी इंटू एल, और सी न्यू इंटू एल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अब आपने क्या कर दी, 1 लीटर तक वॉल्यूम कर दिया ना, तो कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाएगी। तो अल्फा आपका 30 हो गया, थीटा नया निकालना है, और अब आपका सी कितना हो चुका है, 20 डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम 200 नहीं है, अब वॉल्यूम 1 लीटर यानी कि 1000 ml है, तो अब वॉल्यूम आपका 1000 ml है, और लेंथ वही है 10। तो अब आप बता दीजिए कितना आ रहा है ये थीटा न्यू, ये कट गया, सही बात है, और ये हो गया आपका 5, 5 ऊपर जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू 5 थीटा न्यू, और थीटा न्यू आ चुका है आपका 6, है ना, बी आ जाएगा आंसर, बी आंसर आ जाएगा बी। और वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप मुझे बताओ, थोड़ा सा अगर कॉमन साइंस लगाओ, 200 ml से 1000 ml कर रहे हो, ध्यान से सुनना, 200 से 1000 कर रहे हो, यानी कि वॉल्यूम को कितने गुना कर रहे हो, 5 टाइम्स कर रहे हो ना, 200 से 1000 5 गुना कर रहे हो ना वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम अगर 5 गुना कर रहे हो, तो थीटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो नीचे आता है, तो 5 से डिवाइड कर दो 30 को, सीधा 6 आ जाएगा, 30/5 हो जाएगा ना, वॉल्यूम 5 टाइम्स, तो वॉल्यूम नीचे है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक, वॉल्यूम 5 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, एक सवाल मैं चाहता हूं आप लोग करें, डरना नहीं है, सवाल को पढ़ें, आसान सवाल है, आप बताएं जरा क्या आएगा। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सवाल को गहराई से पढ़ लीजिए। चलिए, चलिए सभी लोग जरा आंसर मुझे निकाल के बताएंगे, क्या कहते हो, क्या कहते हो। कह रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे रिवाइज करें। बेटा आयनिक में ना तुमको हर एक सेगमेंट वाइज कुछ फॉर्मूले होते हैं, हर एक सेगमेंट वाइज कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो अगर तुम ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। जैसे पीएच कैलकुलेशन के सिंपल फॉर्मूले होते हैं आपके, क्या नाम है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले होते हैं, बफर से भी पीएच निकलती है, सॉल्बिलिटी से भी पीएच निकलती है। तो आप ना ऐसे केसेस को थोड़ा अलग अलग करके डिस्क्राइब कर लो, मिक्स करोगे तो फिर फैल जाओगे। आयनिक की ये बहुत खास बात है कि अगर आप मिक्स करने की कोशिश करोगे ना सारा, और ये सोचने की कोशिश करोगे नहीं सर हम तो मौकाए वारदात पे सोच लेंगे, बेटा ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ कभी, ठीक है ना। मौकाए वारदात पर सोची नहीं जाती चीजें, ये साइंस है, मौकाए वारदात पे नहीं सोची जाती, तुमको पहले से पता होगा तभी तुमसे एग्जाम में सवाल बनेगा, क्योंकि इतना दबाव रहता है, इतना प्रेशर रहता है। आप सोचो ना, एग्जाम में आपके ऊपर इतना प्रेशर है, बाहर इतने सारे लोग हैं, और जब पेपर तैयारी कर रहे होते हो पता रहता है सर 20-20 25-25 लाख लोग बैठ रहे हैं, इतने प्रेशर के साथ तुम मौकाए वारदात पे सोच लोगे क्या, इतना आसान थोड़ी है। इसलिए पहले से, इसलिए तो मेहनत करनी होती है घर पे, घर पे जितनी मेहनत कर ले जाओगे पेपर उतना आसान हो जाएगा तुम्हारा। चलिए बताइए आंसर क्या है।
बोलने में बड़ा अच्छा लगता है सर, हम तो नहीं फॉर्मूला याद करेंगे, ये तो बोलने वाली बात है, ठीक है ना। सर हम तो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम तो क्या सवाल देखेंगे, और हमने तो ऐसे सीखा है कि हम तो सवाल देख के सोच लेंगे। इतना नहीं दिमाग है हम में यार कि तुम एकदम सवाल आ जाए तुम्हारे पास। आइनिक का मैं कह रहा हूं स्पेशली, बाकी तो चलो कई चीजें ऐसी होती कि सोच भी सकते हो। आइनिक में तुम ये सोचो कि मैं तो सवाल पढ़ूंगा और मेरे को एकदम स्ट्राइक कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें उस टाइप के कम से कम 50 सवाल तुम्हें करने चाहिए पहले घर पे, तब जाके स्ट्राइक करता है। कोई भी चीज दिमाग में पता कब आती है, जब दिमाग में पहले होती है वो। ऐसे ही अचानक से दिमाग में सब उत्पन्न हो जाता ना, तो जितनी डिस्कवरियां अभी तक नहीं हुई हैं वो भी हो चुकी होती। साइंटिस्ट लोग लड़ नहीं रहे होते अभी। अभी भी कई साइंटिस्ट रात रात भर जागते हैं खोज करने के लिए, ठीक है। अभी भी काफी खोज बाकी है। अभी 31 तारीख को एक नई खोज हुई है कि ब्रेड रूल जो है वो नहीं होता है। ब्रेड ने गलत बताया, तो सोचो इतने सालों से 1924 से चला हुआ आ रहा है ब्रेड रूल। ये तो कोई भी बता सकता था इतने सालों में, फिर क्यों नहीं बता पाए। जो चीज जब होनी है तभी होगी। आइए जरा, अ सैंपल कंटेनिंग अ सिंगल एनएंशियोमर, क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट की थ्योरी को गलत करना यानी कि कुछ नया एविडेंस चाहिए भाई, ऐसा एविडेंस जो सच में माने लोग। चलिए, अ सैंपल कंटेनिंग अ सिंगल एनएंशियोमर ऑफ प्रोजेक इज प्लेस्ड इन पोलरिमीटर, ठीक है। द ऑब्जर्व रोटेशन इज 9.06 क्लॉकवाइज, यानी कि थीटा आ गया प्लस 9.06। द सैंपल वॉज मेड बाय डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम, ठीक है। वेट आ गया 1.24, वॉल्यूम आ गया आपका 2.62 यमल, ये ग्राम में है। द लाइट सोर्स वॉज अ सोडियम डी लाइन, मतलब बोल रखा है उन्होंने कि जो आप लाइट बल्ब लगाते ना, जहां से प्रकाश निकलता है, आपकी खोपड़ी से प्रकाश निकलता है, वैसी लाइट बल्ब से प्रकाश निकलता है। एंड द टेम्परेचर वॉज 25, ये तो दे रखा है कि इस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया गया है और यूजुअली 25 डिग्री पे किया जाता है। द लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, लेंथ जो है 1.25 डीएम है, बस हो गया काम। अल्फा निकालना है तो 9.06 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1.24 अपॉन 2.62 और इंटू 1.25, यो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सर यू आर नॉट विजिबल। बेटा मन की आंखों से देखो दिखेंगे, मन की आंखों से देखो हम दिखेंगे। 16 के अप्रोक्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आ रहा है देखिए, ठीक है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर ऑप्टिकल रोटेशन पर कभी सवाल आया है ना, जिसके आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में और बहुत सारी चीजें जो पूछी जा सकती हैं, और एक ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर दो भी देखने को मिले तो एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो से पूछ लेंगे, है ना। और कन्फर्मर भी तो है एक चीज। तो ये दो तीन चीजें ऐसी होती हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन सवाल आने की गुंजाइश कम हो जाती है, ठीक है। चलिए आइए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। छोटी सी एक थ्योरी है, लिखना चाहें आप लिख लें, समझना चाहें आप समझ लें कि ये कब जनरेट होता है। कन्फर्मर फ्री रोटेशन के अराउंड जनरेट होता है। सर ये फ्री रोटेशन कहां होता है, ध्यान से देखिए। फ्री रोटेशन कहां होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना दिया मैंने, ठीक। तो अब अगर तुम इसको घुमाओगे तो रोटेशन फ्री है। अब तुम घुमाओगे तो रोटेशन फ्री है। पाई बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन फ्री होता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में भी तुम रोटेशन को रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हो, जैसे हमने बाइफिनाइल में पढ़ा था, बल्कि ग्रुप लगा लो तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए, सिग्मा बॉन्ड को कन्वर्ट कर लो पाई में तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए रिएक्शन वगैरह करवा के। तो अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो फ्री रोटेशन है ना, ओपन चेन में, रिंग में नहीं। रिंग में तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और बाइफिनाइल में बल्कि ग्रुप लगा दो तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो फ्री रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड की फ्री रोटेशन को तुम रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हो पाई बना के, ठीक है। रिएक्शन करा के पाई बना लो, आप साइक्लाइजेशन करवा दो, रिंग बना लो, आप बाइफिनाइल के केसेस देख लो, इन सब में क्या होता है, आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ठीक है। और अगर रोटेशन फ्री है तो इनफाइनाइट कन्फर्मर बन सकते हैं। आप कैसे भी घुमा लो, ऐसे 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 ऐसे, कितना भी एंगल से घुमा लो, ठीक है, कितना भी घुमा लो, रोटेशन रेस्ट फ्री है तो कितने भी कन्फर्मर बन सकते हैं, ठीक।
अब ये कह रहे हैं कि भैया द एनर्जी ऑफ रोटेशन, जिसको रोटेशनल एनर्जी बोल रहे हैं, अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो जो एनर्जी सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के लिए चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती रहती है, ठीक है। मीथेन के टोटल कन्फर्मर 0 होते हैं, क्यों? क्योंकि मीथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता। हम कौन से वाले पढ़ते हैं? कार्बन कार्बन वाले पढ़ते हैं, है ना। कार्बन कार्बन का फ्री रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। कार्बन कार्बन का फ्री रोटेशन होना चाहिए। ये कह रहा सर आप टीचिंग में क्यों ट्राई नहीं करते? बेटा देखेंगे आगे आने वाले 5-10 साल के बाद टीचिंग में भी जाने की कोशिश करेंगे, अभी तो जरा बस ये देख लें, है ना। ऑल्सो नोन एज रोटामर, रोटामर भी इसका नाम है। कन्फर्मर्स को ट्रू आइसोमर नहीं कहते हैं क्योंकि ये कितने भी बन जाते हैं। आइसोमर में हम ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर कुछ लिमिटेड हो, यहां तो अनलिमिटेड ही चल रहा है, इसलिए इसको ट्रू आइसोमर नहीं बोलते, लेकिन हाँ आइसोमरिज्म में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक। और ये इंटर कन्वर्टेबल है, क्यों? आपने बोला फ्री रोटेशन, तो इंटर कन्वर्टेबल होंगे, घूम जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, आप इसको नोट करो तब तक। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाना चाहता हूं, जिसको देख के आपकी खोपड़ी से प्रकाश निकल जाएगा। देखो, आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये हो रहा है। आप पहले थ्योरी लिख लीजिए और फिर जरा मेरी तरफ देखिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। बम चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। चलिए देखिए, आइए इधर, आइए आइए। ये सारी कहानी आपने लिखी, अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए जरा। जो फ्री रोटेशन है वो ये है, ये बड़ा ये चली साइकिल रफ्तार में, डुन 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 डुन। देखो घूम रहा है, अरे घूम रहा है कि नहीं? देख रहा है विनोद कैसे घूमा जा रहा है? देखो देखो ना, फ्री रोटेशन हो रहा है। तो कार्बन और कार्बन के अराउंड फ्री रोटेशन। मैंने ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाया? बेटा इसको इथेन बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, इथेन, ठीक है। इथेन बोलते हैं, इथेन, देखिए, है ना। इथेन बोलते हैं इसको, इथेन। मीथेन में तो कन्फर्मर होते नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड कहां होता है ना। तो इथेन में सबसे छोटा अल्केन जो है वो इथेन है, जो कन्फर्मर सब जिसमें पढ़ते हैं। तो बढ़िया फ्री रोटेशन चल रहा है, मस्त मस्त। ठीक है, फ्री रोटेशन चल रहा है ना। तो क्या कहना है इनका? फ्री रोटेशन होता है, देखिए, ठीक। इनफाइनाइट कैसे होते हैं आप ध्यान से, आप कितना भी एंगल घुमा सकते हो, देखना देखना जरा, ये घूमता जा रहा है, ये एंगल बदलता जा रहा है, कितना भी एंगल से घुमा लो इनफाइनाइट कन्फर्मर बनेंगे। कितना भी एंगल से घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, बहुत सारे बनेंगे इनफाइनाइट, कितना भी एंगल से घुमा लो, ये बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल रहती है इसके रोटेशन के लिए, ठीक है। मीथेन में होते नहीं कन्फर्मर। रोटामर क्यों? क्योंकि रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, रोटामर बोलते हैं। ट्रू आइसोमर इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट कन्फर्मर होते हैं, ठीक है। और इंटर कन्वर्टिबल है क्योंकि आपस में घूम सकते हैं ऐसे, जैसे मान लो कोई कन्फर्मर ये है, ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो जाएगा, रोटेट हो सकते हैं तो, ठीक है, रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया क्या? इसको आगे बढ़ू? नोट कर लिया हो तो सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। ये देख रहे हो आप, इसको नोट कर लिया तो आगे बढ़ाया जाए। डन। चलिए, अब कन्फर्मर में जो हम पढ़ते हैं वो अलग अलग टाइप के फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सोहर्स फॉर्मूला। आइए मैं आपको बताता हूं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये है आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू है किसका? इसका, है ना, किसी भी अल्केन का फ्रंट व्यू है, जैसे ये है, दिस इज द फ्रंट व्यू। आप अपनी स्क्रीन पर देखें,
आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ये फ्रंट व्यू न्यूमैन प्रोजेक्शन, दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, समझे? बना लू इसको, दिख रहा है आपको? फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू देखो, चाहिए आपको? चाहिए? लो लो, अरे लो ना, पकड़ो, अरे पकड़िए सर, अरे पकड़िए, गया ये गया, देखो ये फ्रंट व्यू है ना? तो फ्रंट व्यू में बना रहा हूं, कैसा दिख रहा होगा? देखो फ्रंट व्यू ऐसे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन की तरफ से, ऐसे देखो, आप सामने से देखो कैसा दिख रहा होगा, ठीक है? तो फ्रंट व्यू बना रहा हूं, कैसे बनेगा? इस वाले कार्बन को मैं डॉट बना रहा हूं, ठीक, इस वाले को, और पीछे वाले को राउंड से, क्यों? क्योंकि आपको बॉन्ड नहीं दिखेगा, देखो आपको ये वाला बॉन्ड नहीं दिखेगा ना फ्रंट व्यू से। अरे फ्रंट व्यू देख रहे हो मालिक, ये बॉन्ड थोड़ी दिखेगा सामने से, ये देखो मेरे को नहीं दिख रहा, ये देखो आपको भी नहीं दिख रहा होगा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा आपको फ्रंट व्यू से, ठीक है? अब देखें जरा इस पर क्या लगा है, एक बॉन्ड ऊपर लगा है, ये एक बॉन्ड यहां लगा है, ये, और एक बॉन्ड यहां लगा है, ये देखो, एक दो तीन बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है सर? पीछे, पीछे देखो, पीछे ये वाला, ये वाला, पीछे भी ऐसी सिचुएशन है सेम, तो एक बॉन्ड पीछे वाले कार्बन पे लगा है, ठीक है, यहां लगा है पीछे, और यहां लगा है पीछे, ठीक है? अब यहां पर जो भी ग्रुप लगे होंगे, जैसे यहां हाइड्रोजन लगे तो हाइड्रोजन लगा देंगे, और आगे कुछ कन्फर्मर पड़ेंगे तो उसमें मिथाइल वगैरह भी लगा देंगे, ठीक है? आप बस अभी ये समझो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखता कैसा है, फ्रंट व्यू दिखता, फ्रंट व्यू, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है? फ्रंट व्यू, सामने से, ठीक है? आपके दिमाग में कभी ख्याल आता होगा ना कि सर ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाए साइंटिस्ट लोगों ने ये सब, है ना? कभी कभी लगता है ना कि एक ही चीज बना देते, जब हमने सॉहर्स और ये सब क्या नाम है, फिशर पढ़ रखा है, डैश वेच पढ़ रखा है, न्यूमैन भी नया आ गया। बेटा ये सब चीजें वैज्ञानिक लोगों ने अलग अलग अप्रोच के थ्रू समझाने के लिए बताया है ना? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझाने के लिए कई लोग फिशर में समझाते हैं, भाई कई साइंटिस्ट फिशर से समझाते थे, कई उसी रिएक्शन को न्यूमैन से भी समझा सकते हैं, कुछ एंटी एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन, नए जो चीज डिस्कवरी होती है ना, नई चीज जो खोज होती है, वो कोई ना कोई चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए होती है ना? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है, बढ़िया समझ में आता है, इसलिए वैज्ञानिक लोगों ने बनाया, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन, ऐसा दिखता फ्रंट व्यू, ठीक? अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको घुमा सकता हूं, रोटेशन तो फ्री है, मैं घुमाते जाऊं घुमाते जाऊं घुमाते जाऊं घुमाते जाऊं, और मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जिसमें बढ़िया मस्त सिमिट्री दिख रही है, देखो दिख रही है मस्त सिमिट्री, देखिए देखो, पायल कह रही है सबके सब साइंटिस्ट दिमाग खराब करते हैं बेटा पायल अगर साइंटिस्ट ना होते ना तो तुम यहां तक पहुंच नहीं पाती, और डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है, डॉक्टर तो मतलब डॉक्टर होते नहीं फिर जीवन में अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो। चलिए आइए इधर, देखिए देखिए जरा, बताइए क्या तुम देखो पहले ऐसे थे, अब तुम इसको घुमाते जा रहे हो घुमाते जा रहे हो घुमाते जा रहे हो, ये घुमा, ये ये घुमा, तो ऐसी जगह आ गई कि आप कह रहे फूल बन गया सर, कुछ सिमेट्रिकल पोजीशन पे पहुंच गए, मतलब मैं एक काम करता हूं, इस राउंड वाले को घुमा देता हूं, ठीक है? आप किसी को भी घुमाओ, आप इसको पकड़ के पीछे वाले को घुमाओ, चाहे पीछे वाले को पकड़ के आगे वाले को घुमाओ, है ना? तो ध्यान से देखना जरा, मैं फ्रंट वाले को फिक्स रख रहा हूं, पीछे वाले को घुमा रहा हूं, ठीक है? तो आपको एक ऐसी सिचुएशन नजर आएगी जहां पर एकदम सिमिट्री दिख रही होगी, फूल पत्ती जैसा काम, देखिए ऐसा दिख रहा होगा, ठीक? तो ये होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? आप बोलोगे सर और भी हो सकता है, बिल्कुल, तुम इस वाले को यहां भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, इसलिए तो बोला इनफाइनाइट होते हैं, है ना? इनफाइनाइट होते हैं ये, ठीक है? तो मैं अभी जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे दिखता है, फ्रंट व्यू दिखता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है,
और भी कई सारे न्यूमैन प्रोजेक्शन बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट करना है इसको, नोट करना है इसको, नोट करना है, बताओ। तो ये एक न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के कुछ डायग्राम मैंने बना दिए। कह रहा मर्सिडीज का लोगो लग रहा है बहुत बढ़िया, मर्सिडीज का ही लोगो लग रहा है। वाह वाह वाह, बात तो एकदम सही पकड़ी तुमने, गजब। मर्सिडीज वालों ने भी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, तभी उनने अपना लोगो ऐसा बनाया है। डन, चलें आगे, आइए। अब देख लो सॉहर्स फॉर्मूला। सॉहर्स क्या होता है? साइड व्यू। सॉहर जो है वो साइड व्यू है, न्यूमैन फ्रंट व्यू है, सॉहर साइड व्यू है। और मुझे बताओ, साइड व्यू जब देखोगे तो तुमको बॉन्ड दिखने लगेगा। देखो अब ऐसा देखो, पहले ऐसा था, पहले आपका फ्रंट व्यू था तो बॉन्ड नहीं दिखा था। साइड व्यू देखना, ये देखो, ये है साइड व्यू। बॉन्ड दिख गया ना, मतलब साइड व्यू है। बॉन्ड दिख गया ना, मतलब साइड व्यू है। बॉन्ड दिख गया ना, मतलब साइड व्यू है। तो मुझे बताओ कैसे बनेगा ये साइड व्यू, ध्यान से देखना। ऐसा ऐसा ऐसा, और ये बॉन्ड दिख गया है तुमको, ये है सॉहर्स। देखो बॉन्ड दिख गया है तुमको, ये सॉहर्स दिख गया ना बॉन्ड। ठीक सर, इसको साइड से देखोगे ऐसा दिखेगा। मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूं, जो मैंने न्यूमैन बनाया था इसका, देखो ये फूल का न्यूमैन जो बनाया था, फूल का न्यूमैन का अगर साइड व्यू देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। फूल के न्यूमैन का अगर साइड व्यू देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। देखो क्या ये बात सही है? तो ध्यान से देखो, इस वाले का सॉहर्स ये है और इस वाले का सॉहर्स ये है। क्या ये बात सही है? बोलिए भाई, बोलिए भाई, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? रेणुका कह रही सॉहर्स बेटा वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो सॉहर्स में क्या है, तुम्हें वाई वाई जैसा दिख रहा होगा ऐसा, ये उल्टे वाई दिख रहे हैं, सीधे वाई उल्टे वाई ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है। ये सॉहर्स होता है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में इथेन और ब्यूटेन के कन्फर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल आता है तो इनसे ही आता है। और इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन के कुछ कन्फर्मर्स आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। आइए जरा, अगर मैं इथेन के कन्फर्मर की बात करूं तो मुझे बताओ, यही तो इथेन, मेरे हाथ में जो है वो इथेन है। तो इथेन जो है वो ये हो गया CH3CH3, ठीक। ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं। 1 वाले कार्बन को फ्रंट वाला मान लेता हूं मैं, है ना। 1 वाले को फ्रंट वाला मान लेता हूं और 2 वाले को राउंड वाला मान लेता हूं। 1 पर मैंने 3 बॉन्ड लगा दिए और 2 पर मैंने 3 बॉन्ड लगा दिए। देखो 1 पर मैंने 3 बॉन्ड लगा दिए और इन 3 बॉन्ड में अब क्या आ गया बेटा, अब H आ गए। अब यहां H आ चुके हैं क्योंकि इथेन का पढ़ रहे हैं हम, है ना, इथेन का पढ़ रहे हैं। और पीछे वाले पे आपको मिलेगा ऐसा कुछ कुछ, देखिए H H और H, ठीक है। और ये एंगल लगभग 0 है, थीटा जो है वो नियरली 0 है। और ये जो थीटा होता है इसका नाम होता है डाईहीड्रल एंगल, डाईहीड्रल एंगल। और डाईहीड्रल एंगल क्या होता है? फ्रंट वाले बॉन्ड और बैक वाले बॉन्ड के बीच का एंगल। ये फ्रंट वाले बॉन्ड और बैक वाले बॉन्ड के बीच का एंगल, मतलब मैं बोलूंगा H, ये वाला C, फिर राउंड वाला C और फिर ये H, है ना। तो ये एंगल है HCCH एंगल, ठीक है। और ये लगभग 0 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फ्रंट से देख रहे हो। देखो लगभग 0 डिग्री दिख रहा है आपको इसके और इसके बीच का, देखो, है ना। देखो इसके और इसके बीच का एंगल अगर तुम फ्रंट से देखोगे तो 0 आएगा। देखो सही है, देखो ना, ठीक है।
और जिसका एंगल 0 डिग्री होता है इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। 0 डिग्री एंगल वाले का नाम है इक्लिप्स फॉर्म, है ना, ये नाम ध्यान रखना। अब मैं अगर फ्री रोटेशन करना चाहता हूं और ये इंटर कन्वर्टेबल है, अगर मैं थीटा को 60 डिग्री घुमा दूं, आप बोलोगे सर 60 ही क्यों घुमाया, आप 10 डिग्री भी घुमा सकते हो, 20 डिग्री भी घुमा सकते हो, 20.5, 30, 40, 50, 55, 45, 45.5, 45.15, आप कितना भी घुमा सकते हो। इसलिए तो बोला इनफाइनाइट कन्फर्मर होते हैं इसलिए तो बोला इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन मैं 60 इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि 60 वाला जो है वो सिमेट्रिकल बन जाएगा और उस फॉर्म को हम स्टैगर्ड फॉर्म कहने लगेंगे। देखिए, क्योंकि 60 वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। देखना कैसे, वो अभी बताऊंगा मैं 60 डिग्री क्यों घुमा रहा हूं, मुझे बताओ इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल तो 120 है ना। अगर मैं ये बॉन्ड एंगल देखूं, अगर मैं सेम कार्बन के दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल तो 120 है, तो अगर मैं 120 का आधा कर दूं, यानी कि मैं राउंड वाले को 60 डिग्री घुमा दूं, तो ये एक स्टेबल पोजीशन आएगी, सिमेट्रिकल पोजीशन आएगी। देखो, इसलिए हम ये दोनों पढ़ते हैं। यही दोनों क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक 0 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला। देखिए, तो अब डायहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। पहले तुम्हारा डायहेड्रल एंगल कितना था, 0 डिग्री के लगभग, अब कितना है, 60 डिग्री। सर यही क्यों पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं रिपल्सन की वजह से। कैसे, ध्यान सुनना। इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, और इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन यहां पर सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, यहां थोड़ी दूरी बढ़ गई एंगल बढ़ाने से, तो अब ये रिपल्सन मिनिमम रखेंगे। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर अगर 60 की जगह 70 कर देते एंगल, तब तो रिपल्सन और मिनिमम हो जाता। बेटा, नीचे से एंगल कम हो जाता तो रिपल्सन बढ़ जाता। तुम बोलते सर मैं तो 80 करता एंगल इसका, तब तो रिपल्सन और कम हो जाता। बेटा, यहां से एंगल और कम हो जाता। तो 120 का आधा यानी कि 60 पर ही वो दोनों साइड से रिपल्सन मिनिमम लगाएगा और ना के बराबर रिपल्सन लगेगा इसमें। भाई अगर ये एंगल देखो, ये एंगल तुम्हारा 120 है, ठीक, तो उसका आधा ले लो, तो ऊपर से भी 60, नीचे से भी 60। अब ऊपर से एंगल बढ़ाओगे, नीचे से कम हो जाएगा, तो रिपल्सन तो बढ़ जाएगा ना। समझे बात को, ऊपर से तुम सोचो सर हम तो 70 डिग्री करेंगे, तब तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। एक कह रहा सर 45 कर दो, 45 कैसे हो जाएगा, जब इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल 120 है तो उसका आधा तो 60 ही होगा ना क्यों, अगर इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल 120 है तो उसका आधा 45 थोड़ी हो जाएगा। ये तो सिंपल मैथ है। 90 हुआ, 30 कहां गया तुम्हारे ससुराल में ठीक है, तो 120 का आधा 60 होगा ना, कहना 45 कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कहानी है, पूरा एंगल 120 है ना बॉन्ड के बीच का। तो ध्यान से देख लो जरा, इसको इक्लिप्स बोलते हैं, इसका नाम है स्टैगर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। और अभी आपने रिपल्सन से समझाया क्या, कि भैया बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन होगा, तो यहां बोलूंगा मोर रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, है ना, और यहां बोलूंगा लेस रिपल्सन, है ना, एकदम ना के बराबर रिपल्सन, क्योंकि 60 डिग्री स्टेबल सिचुएशन है। तो अगर मोर रिपल्सन है तो लेस स्टेबल बोल सकता हूं, और लेस रिपल्सन है तो मोर स्टेबल बोल सकता हूं। भाई इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है ना, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जितना कम हो, बॉन्ड पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, भाई बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कि इथेन का कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत आसान है, स्टैगर्ड, है ना। सर उनका क्या, जिनका एंगल 60 ना होके 20, 25, 30, 25.5, 35, 36, 37, ये सब एंगल वाले, इनका क्या, इनको कलेक्टिवली स्क्यू फॉर्म बोल देते हैं, सबको मिलाकर के स्क्यू फॉर्म, है ना। इन दोनों के बीच में बनने वाले यहां पर स्क्यू फॉर्म, भाई ये 0 डिग्री वाला, ये 60 वाला है, इन दोनों के बीच वाले सारे स्क्यू,
ठीक है, तो इसको मैं अलग से लाइन बना के लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ऑल कन्फर्मर्स other than eclipsed and staggered are known as skew forms. तो स्क्यू की एनर्जी स्टैगर्ड इक्लिप्स के बीच में होती है और स्टेबिलिटी भी दोनों के बीच में होती है। ठीक है, संदेश कह रहे हैं सर हाउ एंगल इज 10 एंगल इज 120 जबकि टेट्राहाइड्रल का एंगल 109.5। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से 109 होता है, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से 109 होता है। अगर हम कन्फर्मर से सोचेंगे तो आपको फ्रंट व्यू लेना, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू है ये। अब ये टेट्राहाइड्रल नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे फ्रंट व्यू ले रहा हूं, और फ्रंट व्यू ले रहा हूं यानी कि ऐसा है, अब ये है ऐसा, और फ्रंट व्यू लोगे तो अब आप देखो क्या है, देखो ना। अब ये टेट्राहाइड्रल मत बोलना, फ्रंट व्यू बोलना, फ्रंट व्यू। और जब तुम फ्रंट व्यू ले रहे होगे तो एंगल 120 आएगा ये, क्योंकि तुम इसको, भाई नाम है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन, यानी कि तुमने क्या करा, फ्रंट व्यू को एकदम दीवार में गाड़ दिया, लो ऐसा कर दिया तुमने, ऐसा लीजिए, ये ऐसा है, तो अब ये एंगल 120 हो गया ना, फ्रंट व्यू है। अब ये टेट्राहाइड्रल ऐसा नहीं रहा ये, अब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा टेट्राहाइड्रल बोलो, तो फ्रंट व्यू ये प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, फ्रंट व्यू आपने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया इसको सामने, ये लीजिए, जैसे मैं आपको अगर ये एक बॉन्ड निकाल के दिखा रहा हूं, मैंने एक बॉन्ड निकाल दिया, ये लीजिए, ये तो आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है, तो एंगल 120 आएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूं और मामला कुछ ऐसा है। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्यू वाला इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में आता है तो एनर्जी भी दोनों के बीच में आएगी और स्टेबिलिटी भी दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर हाइब्रिडाइजेशन देखें या न्यूमैन देखें, क्या देखें बेटा, यही तो दिक्कत है, दोनों ही देखना है। हाइब्रिडाइजेशन की जगह हाइब्रिडाइजेशन देखना है, न्यूमैन की जगह न्यूमैन देखना है। इसलिए जो चीज जहां पढ़ी जाती है वहां उसको पढ़ के खत्म कर देते हैं, उस चीज को फिर आप अगर हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी में न्यूमैन न्यूमैन खेलने लगोगे तो फैल जाओगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट थ्योरी जब बनाई जाती है ना साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, तो इनको अलग से पढ़ते हैं हम। तुम एक ही थ्योरी को हर जगह नहीं, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया अच्छी बात है, तुमको हर एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया केमिकल बॉन्डिंग है तुम्हारी, बहुत बढ़िया, तुमने आईयूपीएससी में सवाल किए थे, हो गया ना खत्म, हो गया खत्म, अब उसको बंद कर दो, अब आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, ये एक अलग थ्योरी है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये प्रोजेक्शन पर बेस्ड है कि प्लेन में प्रोजेक्ट करके हम समझाएंगे चीजों को। चलिए भाई आइए, अब हम चलेंगे मालिक इथेन की अलावा। अच्छा पहले इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या कहता है, क्या कहता है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मालिक क्या कहता है मुझे बताओ। 0 डिग्री से शुरू करूंगा, ठीक है। ये वाला जो लाइन है यहां मैं ले रहा हूं डाईहीड्रल एंगल, क्या ले रहा हूं? डाईहीड्रल एंगल, जी सर। और यहां ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कन्फर्मर। मुझे बताओ 0 डिग्री पर, 0 डिग्री कौन सा कन्फर्मर होता है? इक्लिप्स। तो इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होती है रिपल्सन की वजह से। और 60 डिग्री पर कौन सा होता है? स्टैगर्ड, है ना, 60 डिग्री पर होता है स्टैगर्ड। तो एक काम करता हूं मैं, इक्लिप्स की ये लाइन बना दी मैंने, स्टैगर्ड की ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो स्टैगर्ड की ये लाइन बना दी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की। तो मुझे बताओ 0 डिग्री पर क्या होने वाला है? 0 डिग्री पर इक्लिप्स, फिर एनर्जी कम होगी, एंगल बढ़ता जाएगा, तो फिर स्टैगर्ड आ जाएगा, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, ऐसे चलता जाएगा ये इस तरीके से, है ना, समझ में आई? ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से, समझे? एक और बार देख लो, ऐसा 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 ऐसा। तो ये एंगल 60 है। अब अगर 60 से तुम वापस से 60 और घुमा देते हो
तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, मैंने ये 60 घुमाया, ठीक है। अब अगर मैं इस राउंड वाले को फिर से 60 घुमा दूं, वापस यहीं आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आपने 120 घुमाया है ना। देखो आप इस राउंड को फिर से 60 घुमा दो तो 120 घुमाया, लेकिन वापस इक्लिप्स बन जाएगा। फिर 120 के बाद फिर 60 और जोड़ दो, 180 घुमा दो तो फिर स्टैगर्ड बन जाएगा। और ये मामला रिपीट होता रहेगा हर 60 डिग्री पर, है ना। हर 60 डिग्री पर यह मामला रिपीट होता रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? इक्लिप्स स्टैगर्ड ऐसे चलता रहेगा 60 डिग्री पर। और बीच वाले ये सारे के सारे स्क्यू कहलाएंगे, बीच वाले सब स्क्यू कहलाएंगे। क्या हमारी बात समझ में आई? ठीक है, समझे? तो हर एक मॉलिक्यूल की जो अपनी एनर्जी है उसको मैं ले रहा हूं वाई एक्सिस पर और एंगल ले रहा हूं डायहेड्रल एंगल एक्स एक्सिस पर। ठीक, चलिए डायग्राम बनाना चाहे तो बना लीजिए। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ब्यूटेन के कन्फर्मर सीखेंगे। इथेन और ब्यूटेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें प्रोपेन बनाना है तो सेम इथेन जैसे, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, कन्फर्मर ऑफ प्रोपेन अगर आप चाहते हो तो सेम एज इथेन। दो होते हैं इक्लिप्स स्टैगर्ड, सेम वही है, ठीक है। प्रोपेन के सेम इथेन जैसे ही होते हैं। ब्यूटेन के थोड़े अलग हो जाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। अच्छा, प्रोपेन के और इथेन के सेम क्यों होते हैं वो भी समझा देता हूं। देखो, देखना जरा ध्यान से। बना लिया आपने डायग्राम? बना लिया डायग्राम? चलिए बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको यही समझा देता हूं। अगर मैं यहां से एच हटा दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से एच हटा दूं और मिथाइल लगा दूं तो क्या मैं इसको प्रोपेन बोलने लगूंगा? इथेन से एच हटाकर मिथाइल लगा दो, प्रोपेन हो जाएगा, सही है। अब मुझे बताओ इस वन वाले कार्बन पर मिथाइल आ गया, एच हटा दिया, तो मैं यहां पर एच की जगह एम ई कर दूं, है ना, यहां एच की जगह एम ई कर दूं तो सेम वही हो गया। देखो पूरी की पूरी कहानी सेम टू सेम है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का नेचर भी सेम होगा, बस ये है कि एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मिथाइल आ गए, मिथाइल के अंदर सीएच बॉन्ड है वो भी रिपेल करेंगे, तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, है ना। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको अलग से हम पढ़ते नहीं है। ब्यूटेन में मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इससे देख लो, मैंने क्या करा, ये इथेन था, इससे समझ लो ये इथेन था, ठीक। तो ये मैंने हटा दिया, यहां रख दिया, ये लगा दिया, इसको मैं मिथाइल बोल देता हूं। तो ये मिथाइल है तो इसमें सीएच बॉन्ड भी आ जाएंगे, तो बस क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो इथेन के कन्फर्मर से ज्यादा एनर्जी प्रोपेन के कन्फर्मर की होगी और प्रोपेन के कन्फर्मर से ज्यादा एनर्जी ब्यूटेन के कन्फर्मर की होगी। बस रिपल्सन चेंज हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका प्रोपेन हो गया तो सेम वही कहानी है, एक इक्लिप्स हो गया और एक स्टैगर्ड हो गया। देखो ये वाला इक्लिप्स है, आप फ्रंट से देख लो, ये इक्लिप्स है और ये हो गया स्टैगर्ड, ठीक है। तो इसलिए प्रोपेन के हम अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं हम ब्यूटेन पर। आइए जरा ब्यूटेन के ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी सवाल आया तो इसी से आएगा, ठीक है। ब्यूटेन बना रहा हूं मैं ऐसा, CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको यहां पर 1 2 चूज करना है। 1 2 कैसे लेते हैं, लगातार 1 2 चूज करते हैं ना। मैं इसको 1 इसको 2 ले सकता हूं, ठीक है। मैं इसको 1 इसको 2 ले सकता हूं, ठीक है। मैं इसको 1 इसको 2 ले सकता हूं, ये भी ठीक है। मैं ऐसे नहीं ले सकता, ये 1 ये 2 नहीं ले सकता, लगातार दोनों लेने होंगे ना, क्योंकि बीच वाला बॉन्ड जो है वो दोनों कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बीच में कोई कार्बन नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, लगातार नहीं, लगातार लूंगा, एडजेसेंट वाला लूंगा, ठीक है। अब कौन से वाले तुम्हें पढ़ने होते हैं, ये 1 और ये 2 वाले तुम पढ़ते हो, सिमेट्रिकल वाले। सर ये 1 और ये 2 वाले नहीं होते, होते हैं लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं हम कौन से पढ़ते हैं, सिमेट्रिकल वाले। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, देखिए जरा, इस कार्बन पर एक मिथाइल और 2 H है, देखो
इस कार्बन पर एक मिथाइल और 2 H, ये वाले पढ़ते सिमिट्री वाले। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। आप यहां पर ये भी कर सकते थे कि इसको 1 इसको 2 दे देते, तो वो भी होते हैं कन्फर्मल, लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं, हम सिमिट्रिकल वाले पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक मिथाइल और जोड़ लेता हूं इसमें। देखिए जरा, अब देखिए जरा, ये ब्यूटेन हो गया, मैं इन दोनों को मिथाइल बोल रहा हूं और ये एच लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका ब्यूटेन है, बताओ सामने से कौन सा दिख रहा है? आपके सामने घुमा घुमा के बनाते जाऊंगा, बताओ। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दें सामने से कौन सा फॉर्म दिख रहा है? सर इक्लिप्स फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, बना लेते हैं इसको, ये दोनों मिथाइल ऊपर है। ठीक है सर, मुझे इक्लिप्स फॉर्म दिख रहा है सामने से। आइए आइए जरा, यहां से बना रहा हूं। डॉट वाला फ्रंट वाला ले लिया, राउंड वाला बैक वाला ले लिया। अब फ्रंट वाले पे कुछ 3 बॉन्ड ऐसे लगे होंगे, और बैक वाले पे, अच्छा फ्रंट वाले पे और क्या लगा है? फ्रंट वाले पे और क्या लगा है सर? यहां पर लगा है मिथाइल, ठीक है, और एच लगे हुए हैं, सही बात है। और बैक वाले पर क्या लगा हुआ है? बैक वाले पर क्या लगा हुआ है सर? यहां भी मिथाइल लगा हुआ है और 2 एच लगे। क्या ये मैंने सही बनाया? देखो जरा, क्या ये एकदम सही है कि भाई साहब यहां मिथाइल, जो आपने बोला था, ये क्या ये सही है? बताओ, इक्लिप्स फॉर्म है। और मिथाइल मिथाइल का एंगल 0 होता है तो इसको फुली इक्लिप्स बोलते हैं। मिथाइल मिथाइल का एंगल ये जो है, ये क्या, थीटा लगभग 0 डिग्री है, तो इसका नाम है फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या नाम है? फुल्ली इक्लिप्स इसका नाम है। क्या ये बात सही है? अब आप 60 डिग्री घुमा दो, 60 डिग्री घुमाते जाओ आप, हो गया काम। अब आप इसको 60 डिग्री घुमाएंगे तो बताएंगे, बताइए जरा, 60 डिग्री घुमा दीजिए इसको, 60 डिग्री। तो मैं घुमा रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट वाले को सेम पकड़ के रख रहा हूं, मैं बैक वाले को घुमा रहा हूं, देखना, ये घुमा 60, देखो 60 घूम गया। तो आप देखिए मिथाइल और मिथाइल का एंगल आपको 60 डिग्री दिख रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, और स्टैगर्ड में इसका नाम है गॉची। ठीक है, आइए, तो फ्रंट वाले को मैं सेम रख रहा हूं, ठीक है, फ्रंट वाले को मैं सेम रख रहा हूं, एमई एच एच, और राउंड वाले पर मैं 60 डिग्री घुमा देता हूं। देखिए, तो अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमाऊंगा तो मेरे को यम्मी यहां दिखेगा, और ये एंगल कितना, 60। एमई का 60 डिग्री एंगल जो है वो इसको स्टैगर्ड बना देता है। स्टैगर्ड मतलब गॉची, स्टैगर्ड का ही एक फॉर्म है, गॉची बोलते हैं इसको, है ना। स्टैगर्ड का ही फॉर्म गॉची, गुच्ची नहीं गॉची गॉच बोलो या गॉची बोलो। तो फुली इक्लिप्स से गॉची बनता है। गॉची से आगे बढ़े, 60 डिग्री फिर घुमाओ, फिर घुमाइए 60। तो ध्यान से सुनिए, इथेन और प्रोपेन में तो रिपीट हो जाता था, यहां रिपीट नहीं होगा। आइए देखिए आपके सामने, देखिए जरा, आपके सामने देखिए, देखिए ये फुली इक्लिप्स था, मैंने पीछे वाले को घुमाया 60 डिग्री, ये गॉची बन गया, और फिर 60 घुमाऊंगा तो फिर से इक्लिप्स बन गया, लेकिन पार्शल इक्लिप्स। क्यों? क्योंकि अब मिथाइल और एच के बीच का एंगल 0 है, पहले मिथाइल मिथाइल का 0 था, है ना। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, यम्मी एच एच, और राउंड वाले पर, सॉरी 60 डिग्री और घुमा दिया ना, ये ऐसा दिखेगा। देखिए, यहां एम्मी, यहां एच, यहां एच। तो अब आप गौर से देखें, अब जो एंगल यहां 0 दिख रहा है वो किसके बीच का दिख रहा है? थीटा 0, वो दिख रहा है एमई और एच का, एमई एच का थीटा 0 दिख रहा है ना। तो ये भी एक इक्लिप्स फॉर्म है, इसको बोलते हैं पार्सली इक्लिप्स, पार्सली इक्लिप्स, ठीक है। और अब मैं फिर से 60 घुमाऊंगा तो एक और नया बन जाएगा। जी हां सर, यहां तो चमत्कार हो गया सर, यहां तो 4 बन गए। देखो, आप यहां तक पहुंच गए थे, देखिए ये पार्सली इक्लिप्स था। अब अगर मैं फिर से 60 घुमाऊंगा तो ये बन गया एमई और एमई का एंगल, देखें आप 180 डिग्री, देखें
एमई का एंगल 180, एक दूसरे के अपोजिट हो गया एमई। तो ये हो जाएगा एंटी, स्टैगर्ड का ही फॉर्म है लेकिन एंटी, तो इसको बोलते हैं अपन आंटी। देखिए तो ऐसा नजर आ रहा है क्या तुमको? देख लीजिए सर, देखिए यहां एमई, यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां एच और यहां एमई। देखिए तो अब एमई का एंगल 180 दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। ये भी स्टैगर्ड है। तो पहला वाला और तीसरा वाला इक्लिप्स फॉर्म है, ये फुली है, ये पार्सली है। एमई का एंगल 0 फुली, एमईएच का एंगल 0 पार्सली। एमई का 60 डिग्री तो गॉची स्टैगर्ड का फॉर्म है, और एमई का एंगल ये 180 डिग्री है एमई का, यानी कि ये एंटी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद फिर सोचो, अगर मैं फिर से 60 घुमा दूं, तो अब आप यहां पहुंच चुके हो, देखना, देखिए यहां पहुंच चुके हो, घुमा घुमा के, शुरू से घुमा के दिखा रहा हूं। देखो ये कौन सा फॉर्म है बताओ? ये है फुल इक्लिप्स, मैंने 60 घुमाया, देखना, गाउची, फिर 60 घुमाया, पार्सली, फिर 60 घुमाया, एंटी, फिर 60 घुमाऊंगा, पार्सली, फिर 60 घुमाऊंगा, गॉची, और फिर 60 घुमाऊंगा फुली। दोनों एम बराबर आ गए ना। इसका मतलब यह है कि ये चीज अब यहां आ जाएगी तो पार्सली हो जाएगा, फिर यहां आ जाएगी इस जगह पे तो गॉची, और फिर यहां आ जाएगी तो फुली हो जाएगा। यानी कि अब रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, अब रिपीट होने लगेंगे। ठीक, ठीक है। अब मुझे इनकी स्टेबिलिटी बता दो आप। रिपल्सन से कर लेंगे, रिपल्सन से कर लेंगे, रिपल्सन से बताओ सबसे जबरदस्त रिपल्सन कहां लग रहा होगा? रिपल्सन से कैसे करेंगे? आइए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से मुझे बताइए। इक्लिप्स फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होंगे, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल? इतना तो कंफर्म है ना, इतना तो कंफर्म है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बातें आपसे करने लगूं तो आप मेरे से क्या बात करोगे? आप बोलोगे सर इक्लिप्स फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे स्टैगर्ड से। सॉरी उल्टा बोल दिया, इक्लिप्स फॉर्म कम स्टेबल होंगे स्टैगर्ड से, है ना? तो ये स्टैगर्ड का फॉर्म है, ये स्टैगर्ड का फॉर्म है। अब इन दोनों में कंपेयर कराओगे, इसमें और इसमें देखोगे एंटी ज्यादा स्टेबल आएगा। क्यों? मिथाइल मिथाइल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी और गॉची। ये हो गए स्टैगर्ड के फॉर्म। भाई स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा इक्लिप्स से, तो स्टैगर्ड के दोनों फॉर्म में कंपेयर करा लिया। अब आ जाओ इक्लिप्स में, तो इक्लिप्स में देखोगे तो पार्सली वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पार्सली में एमी और एच वाला बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, और फुली वाला पीछे आ जाएगा, क्योंकि उसमें एमी एमी में भी तो एच है, सी एच सी एच। भाई मिथाइल का मतलब होता क्या है? CH3। तो कितने सारे CH बॉन्ड है, तो वो रिपल्सन लगा के कम स्टेबल कर देंगे। तो पार्सली इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, और ये दोनों फॉर्म किसके हैं? इक्लिप्स के ही हैं। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर समझ में आई? तो ये था ब्यूटेन के कन्फर्मर। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और बना लेते हैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो और सूचित कर देना मुझे। डन हो जाए तो सूचित कर देना, अच्छे से लिख लीजिए। और ये एग्जाम में जो स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट है अभी इस समय, आप अपनी आंखों से जो स्लाइड देख रहे हैं, इसी स्लाइड से सवाल आएगा, और स्टेबिलिटी का सवाल आएगा अगर आया तो। या मान लो गॉची एंटी वगैरह भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, मतलब इस स्लाइड से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल बन जाएगा। लिख लो तो मुझे सूचित कर देना आप बहुत बेहतरीन तरीके से। डन हो गया? क्या बात कर रहे हो, वाह यार, बड़ी तेज नहीं लिख रहे हो। बहुत बढ़िया, आइए फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं। इसी को ही कॉपी करके यहां ले आते हैं और कुछ चेंज कर देते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देख लीजिए। सोच सकते हो क्या तुम कुछ? एक है आपका, एक है आपका क्या? एंटी। देखना, ये हो गया एंटी,
एक है आपका गौची, एक है आपका पार्सली और एक है फुली। क्या मैं ये बना सकता हूं? एंटी, गौची, पार्सली इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, ये पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री पर कौन सा फॉर्म था? 0 डिग्री पर कौन सा फॉर्म था? फुली इक्लिप्स। फिर आगे बढ़े, क्या आया बताओ? 60 डिग्री पर क्या आया? 60 डिग्री पर आया आपका गौची। देखो ना आप, देखो 0 डिग्री पर फुली, 60 पर गौची, और फिर 60 डिग्री और जोड़ दिया, मतलब 120 पर पार्सली और 180 पर एंटी, है ना। 120 पर क्या आया? पार्सली, और 180 पर क्या आया? आंटी। तो मामला कुछ ऐसा चलेगा, देखा। फिर एंटी से कहां जाओगे? पार्सली, पार्सली से कहां जाओगे? गौची, गौची से फुली। दिख रहा है? ऐसा दिखेगा। फिर से देख लो, आप फुली से जाओगे गौची पे, गौची से पार्सली पे, पार्सली से एंटी पे, एंटी से पार्सली पे, फिर गौची पे, और फिर फुली पे। यही जाएगा आपका मामला। देखिए, ठीक है। जयपुर कह रहे हैं एंटी गौची ये सब स्क्यू होना चाहिए, स्टेगर्ड क्यों? क्यों भाई, किसने कहा? स्क्यू फॉर्म क्या होते बताओ? 0, 60, 120, 180, इन सब के बीच वाले एंगल वाले स्क्यू होते हैं। 60 डिग्री एक परफेक्ट एंगल माना जा रहा है। यहां पे देखो ना आप, 60 रिपीट हो रहा है, 60, 120, 60 का मल्टीपल, 60 के मल्टीपल वालों के नाम है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 22 डिग्री, इन सब के नाम नहीं है, इनको स्क्यू बोलते हैं। ठीक है, डन एकदम। चलो इसको नोट कर लो तो बताना। इस तरीके से आपको एनर्जी का प्रोफाइल डायग्राम मिलेगा। डन, ठीक है, बना लीजिए तो बता दीजिएगा। डन हो जाए तो सूचित कर देना। सभी लोग फटाफट से बताएं, लिख लें तो बता दें। बना लिया? चलिए आइए, तो ये कहानी थी इसकी। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। ये जो आप स्टेबिलिटी और ये सब कंपेयर करा रहे हो रिपल्सन से, तो उन रिपल्सन का नाम देख लो क्या होता है। आपने आंसर निकाल लिया, समझ गया रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, पता है, लेकिन कौन सा रिपल्सन और ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहां पर स्ट्रेन या डीस्टेबलाइजेशन हम बता रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, हम स्टेबिलिटी कंपेयर कराते हैं इससे, जो कि तुम जानते हो पहले से, है ना। लेकिन समझ लो, एक टॉर्सनल स्ट्रेन होती है, एक वान डेर वाल स्ट्रेन होती है। यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होती है? द स्ट्रेन अराइजेस ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर रिपल्सन होगा तो उसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोला? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर रिपल्सन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्सनल। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने ये CH बॉन्ड बनाया और यहां मैंने CH बॉन्ड बनाया, ध्यान से देखना। तो मुझे बताना जरा, CH बॉन्ड में इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन को टॉर्सनल बोलते हैं। तो बताओ टॉर्सनल स्ट्रेन कहां कहां होती है? हमने दो कन्फर्मर पढ़े हैं, इथेन पढ़ा है और ब्यूटेन पढ़ा है। ठीक है, तो बताइए टॉर्सनल स्ट्रेन कहां कहां लगती है? बोलिए, टॉर्सनल स्ट्रेन कहां कहां सीखी तुमने? जहां बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लग रहा हो। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहां लग रहा है? देखें जरा पीछे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन भाई साहब, आपने जब इथेन के कन्फर्मर पढ़े थे, आपने बोला था यहां पर मोर रिपल्सन। तो किसका रिपल्सन है ये इसका रिपल्सन है, ये इनका रिपल्सन है। ठीक है, सही है ना। यानी कि आप इथेन में टॉर्सनल स्ट्रेन बताते हो। ठीक है भाई साहब, तो यहां पर इथेन में टॉर्सनल स्ट्रेन होती है। अब इथेन के किस कन्फर्मर में होती है टॉर्सनल स्ट्रेन? इसमें क्या नाम है इसका? इक्लिप्स।
ठीक। अगर मैं स्टैगर्ड बनाऊं स्टैगर्ड इसी का इथेन का स्टैगर्ड बनाऊं तो मेरे को ऐसा दिखेगा, और ये एंगल सबसे स्टेबल सिचुएशन में है, ये एंगल सबसे स्टेबल सिचुएशन में 60 डिग्री सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां तुम बोल सकते हो एकदम मिनिमम, बहुत ना के बराबर, या इतना स्टेबल है ये क्योंकि 120 का आधा है, या नो टॉर्सनल स्ट्रेन बोल सकते हो, नो टॉर्सनल स्ट्रेन। 120 का आधा है, ये सबसे स्टेबल सिचुएशन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम या मोस्ट स्टेबल है, यानी कि लीस्ट रिपल्सन है, और लीस्ट एकदम ना के बराबर। ठीक है, तो इक्लिप्स यहां पर रिपल्सन दिखाता है। तो इथेन के इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन लगती है, इथेन के स्टैगर्ड फॉर्म में या तो मिनिमम या बिल्कुल खत्म, ना के बराबर, या एकदम जीरो बोल दो आप टॉर्सनल स्ट्रेन, क्योंकि सबसे स्टेबल सिचुएशन यही है भाई। इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इससे ज्यादा स्टेबल सिचुएशन नहीं मिल सकती, तो टॉर्सनल स्ट्रेन यहां लगती है। और बताओ कहां लगती है? सर इथेन में तो लगती है, ब्यूटेन में भी लगती है ना, ब्यूटेन में भी लगती, ब्यूटेन में भी भाई, ब्यूटेन में भी तो बॉन्ड पेयर हैं, जैसे देखो इसमें भी ब्यूटेन में भी लगती टॉर्सनल स्ट्रेन, देखिए कहां गया ब्यूटेन वाला, देखिए ब्यूटेन में भी लगती है। ये जो बॉन्ड पेयर देख रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन है, ठीक है ना, ये जो बॉन्ड पेयर देख रहे हैं ये बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन है। तो ब्यूटेन में भी तुम ये बोल सकते हो कि इक्लिप्स वालों में लग रही है, स्टैगर्ड वालों में ना के बराबर लग रही है। ठीक है, ब्यूटेन वालों में भी तुम बोल सकते हो कि ब्यूटेन के इक्लिप्स में लग रही है, और स्टैगर्ड में हम ऐसा बोल सकते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम, ठीक है, या नो टॉर्सनल स्ट्रेन। यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, ध्यान सुन लो, ग्रुप का रिपल्सन नहीं, बॉन्ड पेयर का। तो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, तो इक्लिप्स फॉर्म में ये लगती है, स्टैगर्ड फॉर्म में एकदम ना के बराबर होती है टॉर्सनल स्ट्रेन। अब जरा सेकंड समझिएगा, सेकंड समझोगे तो पहला वाला और क्लैरिटी से आपके सामने दिखेगा। सर ये वांडरवाल स्ट्रेन क्या होती है? द स्ट्रेन अराइजेस ड्यू टू रिपल्सन ऑफ फ्रंट एंड बैक एटम या ग्रुप, ध्यान सुन लो, एटम या ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, यानी कि बल्कीनेस। और मिथाइल में जो ग्रुप लगे हैं वो कौन से लगे हैं बताओ जरा, सॉरी इसमें ब्यूटेन में जो ग्रुप लगे हैं वो कौन से लगे बताओ, बोलो भाई, ध्यान से देखना, ब्यूटेन में जो ग्रुप लगे हैं वो लगे हैं ये। तो ध्यान से देखो भाई, आर ग्रुप जो है बल्कि होता है, ध्यान से, है ना, आर ग्रुप को याद कर लो, बल्कि होता है, आर ग्रुप बल्कि होता है। ठीक है, तो अगर ये बल्कि है तो इसका रिपल्सन जबरदस्त लगेगा, भयंकर रिपल्सन लगेगा, है ना। तो वांडरवाल स्ट्रेन यहां पर सबसे ज्यादा होगी, वांडरवाल स्ट्रेन यहां पर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, अगर मैं आपसे कहूं कि सर वांडरवाल स्ट्रेन के बारे में बता दो, तो एक एक करके समझेंगे। पहले तो मुझे इथेन में बताओ इथेन में वांडरवाल स्ट्रेन लगती है कि नहीं, एक एक करके। वांडरवाल को हम स्टेरिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेरिक मतलब बल्कीनेस की वजह से, अल्काइल ग्रुप बल्कि होता है। ठीक है, बताओ इथेन में वांडरवाल स्ट्रेन लगती है क्या? आप लिखेंगे नो स्टेरिक स्ट्रेन या वांडरवाल स्ट्रेन, नो वांडरवाल स्ट्रेन। क्यों भाई साहब, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बल्कि थोड़ी होता है, इथेन में मिथाइल ग्रुप थोड़ी है, इथेन में तो हाइड्रोजन थे, ये थे ना, इथेन में तो एच है ना, देखो। तो इथेन में वांडरवाल स्ट्रेन नहीं लगती है मालिक, क्यों? क्योंकि भैया यहां तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का कोई रिपल्सन नहीं मानते, है ना। तो सर यहां कौन सा रिपल्सन लगता है? बॉन्ड पेयर। देखो इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करते ही है, इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करते ही है भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन से हमने बताया, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बताएंगे, कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है नहीं इथेन में। आइए जरा ब्यूटेन में बता दीजिए। सर यस ब्यूटेन में होती है, तो हम लिख देते हैं ब्यूटेन में क्या बोलेंगे, ब्यूटेन में यस वांडरवाल स्ट्रेन इज प्रेजेंट, ब्यूटेन में आपको मिलेगी, और फुली इक्लिप्स में सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ब्यूटेन में मिलेगी। ठीक, अब जो चीज नहीं सोचनी है वो भी सोच लो, जो चीज नहीं सोचनी वो भी सोच लो। सर प्रोपेन में लगेगा क्या? क्योंकि वो तो, क्योंकि इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, अब अगर हम प्रोपेन नहीं पूछेंगे
तो हम कैसे, मतलब हम इस बैच में थोड़ा लगेगा हमको कि हम थोड़ा अलग सोच रहे हैं, है ना। ये अंदर की जो वो होती ना, क्या बोलते हैं उसको, अंदर से आपको अच्छा कैसे लगेगा कि मैंने कुछ पूछा है ना। प्रोपेन में कौन सी लगेगी, चलो बताओ, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लो। इथेन और ब्यूटेन इंपॉर्टेंट है, प्रोपेन में बताओ कौन कौन सी लगेगी, प्रोपेन में कौन सी लगेगी बताओ। प्रोपेन में भी वांडरवाल नहीं होगी भाई, एक ही तो बल्कि ग्रुप है भाई। रिपल्सन तो ये तब होगा ना जब दो बल्कि ग्रुप आपस में रिपेल कर रहे होंगे, है ना, जब दो बल्कि ग्रुप आपस में रिपेल कर रहे होंगे। प्रोपेन में वांडरवाल नहीं होगी लेकिन हाँ टॉर्सनल होगी। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, वाह 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 वाह, बस हो गया। तो इथेन में वांडरवाल नहीं होती, ब्यूटेन में होती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं ये लिख दूं आपके लिए, खास आपके लिए, क्या, जो दो हमारे काम के हैं, जो दो हमारे काम के हैं वो लिख लीजिए। टॉर्सनल स्ट्रेन, वांडरवाल स्ट्रेन। इथेन में टॉर्सनल होती है, वांडरवाल नहीं होती, ब्यूटेन में दोनों होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो इसमें होते ही है ना, बॉन्ड कहां चले गए, बॉन्ड तो होते ही है, यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन तो इथेन ब्यूटेन दोनों जगह लगेगी। वांडरवाल इथेन में नहीं लगेगी, ब्यूटेन में लगेगी। अब अगर तुम इथेन के अंदर चले जाओ तो हम ऐसा बोल देते हैं कि मैक्सिमम टॉर्सनल इक्लिप्स वालों में लगती है और मिनिमम टॉर्सनल या जीरो टॉर्सनल या ना के बराबर टॉर्सनल स्टैगर्ड में लगती है। ठीक है, समझे बात। तो ये खेल था। देखो अगर मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड तो होंगे ही, और बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्सन होगा, तो टॉर्सनल तो लगनी है हमेशा। टॉर्सनल तो हमेशा लगेगा, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, नॉनेन हो, डेकेन हो, आइकोसेन हो, कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात है। तो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन टॉर्सनल स्ट्रेन, बल्कि ग्रुप का रिपल्सन वान डेर वाल स्ट्रेन। आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप ये काम ये लिख लो, पहले लिखना चाहो तो लिख लीजिए सर, लिख लीजिए सर, और थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। देखो कोई भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है ना, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब किसी चीज पे एम्फेसाइज करते हैं। और इस पर ना सवाल आ चुका है ताजा ताजा। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास में ध्यान से देखते नहीं है, कहते हैं सर क्या चल रहा है ये स्ट्रेन विस्ट्रेन, अभी पीवाई क्यू आ जाएगा ना सामने, फिर कहेंगे ओ ये इंपॉर्टेंट था सर, प्रचंड सीरीज कब आ रही है। सर उम्मीद कब ला रहे हो। भाई साहब अलग ही खेल चल रहा है तुम्हारा। देखो बेटा क्लास में ध्यान से पढ़ लोगे, सब काम हो जाएगा तुम्हारा, पीवाई क्यूज बन जाएंगे, पेपर में सवाल आएगा इस साल 2025 में, कर लेना। क्यों ऐसे ही करते हो ना। क्यों? जब जब क्लास में पढ़ाया जाता है, जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो ध्यान कहीं और होता है, तो ध्यान से निकल जाता है कि अच्छा ये टॉपिक भी पढ़ना था, और फिर पीवाई क्यू दिखता है तुमसे नहीं बनता है। सर अब तो एक सीरीज की जरूरत है हमें, सर अब एक सीरीज चाहिए। अगर वो सीरीज आ गई सर तो देखो मैं सारे पीवाई क्यू बना लूंगा। अरे जब तुम यही नहीं पढ़ पा रहे तो वहां क्या पढ़ोगे, हम लोग तो पढ़ा देते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो ना। ठीक है, आइए, चलिए आइए अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पर। गॉची इफेक्ट क्या होता है, ये आइए एकदम सटीक समझदारी भरी बातें करेंगे अपन, बहुत आसान। क्या कि भाई साहब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो गॉची होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होती है आप जानते हो सर, एफ ओ और एन से जुड़े हुए एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि अगर तुम्हें अल्केन के अलावा कुछ और पूछ लिया जाए, जैसे ऐसे ऐसे देखो, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूं, ठीक है, मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूं, मान लो मैंने यहां लगा दिया ए और यहां लगा दिया बी, ठीक, तो इसके अलग अलग कन्फर्मर बन सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ए और बी लगा दिया, अब इसके अलग अलग कन्फर्मर बन सकते हैं। सर क्या क्या, देखें जरा, मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो देखें जरा, ए एच एच, दूसरे वाले पर मैं ऐसा कर दूं बी एच एच, ठीक, दूसरा क्या बन जाएगा
ये तो हो गया फुली इक्लिप्स। मैं बना सकता हूं गाउची, 60 डिग्री घुमा दूं तो ऐसा दिखेगा। सर मैं 120 डिग्री घुमा दूं राउंड वाले को तो ऐसा दिखेगा। क्या आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं? ठीक। और मैं अगर 180 डिग्री तक पहुंच जाऊं फिर से 60 घुमा के तो एंटी हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ गए कि ये 4 कन्फर्मर बनेंगे? 1 2 3 4, फुली इक्लिप्स, गॉची, पार्सली और एंटी। सही है। अब अगर मैं यहां पर ए और बी को ऐसे ग्रुप लगा दूं जिनके पास ये होता है, जैसे 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 अगर मैं ए और बी क्या रख दूं, मैं इनको रख दूं OH OH NH2 NH2, ठीक। OH के साथ F, OH के साथ NH2, NH2 के साथ F, ठीक। और क्या हो सकता है? बस ऐसे मतलब वेरिएशन कर दिया मैंने। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस हैं ये, है ना। इस टाइप से मैं कर दूं कुछ कि मैंने यहां भी OH लगा दिया, यहां भी OH लगा दिया, तो पता है क्या होगा? गॉसी वाले में खेल हो जाएगा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। पहले आप इसको लिख लो कि कभी आपसे अल्केन के अलावा कुछ ऐसे ग्रुप लगा के पूछ लेते हैं तो आपको फिर इनमें चूज करना होता है। और अगर ए और बी तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं तो यहां पर ए और बी वाले ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से स्टेबिलिटी गॉच वाले की बढ़ जाती है। यानी कि अब आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा गॉची, एंटी, और यहां तो जैसा था वैसे ही है, पार्सली और फुली। यहां तो जैसा था वैसा ही है, ठीक है। यहां जैसा था वैसा ही है। तो ऐसे ग्रुप अगर आपको मिल जाए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हो तो गॉची ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी को बोलते हैं गॉच इफेक्ट। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इथाइलिन ग्लाइकोल का बना लेते हैं अपन, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल का बना लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का बना लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। चलें, चला जाए, डन हो जाए तो बता देना। गॉची ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बना के दिखा देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का बना लेते हैं। डन, चलें, चलिए आइए आइए ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, देखिए CH2OH और CH2H। मैंने ए और बी दोनों OH कर दिए तो इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। आइए तो मुझे बताइए जरा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनाऊंगा? मैं देखूंगा यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस, तो मैं OH और गॉची पर OH बनाकर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा? ये गॉची वाला मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा होता है पोलरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, आप जानते हैं। गॉची वाला ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर 0 डिग्री होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। क्यों? क्योंकि और पास आ जाते है ना। आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने ये वाला मोस्ट स्टेबल क्यों नहीं बोला, फुली इक्लिप्स वाला? ये बोल देते तो ये तो बहुत पास है, इसको तो मजा आ जाता। क्या आपके दिमाग में ये बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही है कि सर ऐसा कर देते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती? बेटा ऐसा नहीं है। कब? जब जब कभी बॉन्ड बनता है ना, ध्यान से सुनना, जब कभी भी बॉन्ड बनता है ना तो बॉन्ड में ना एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है। बॉन्ड बनने में ना एक प्रॉपर, ये नहीं होता कि एक दूसरे में घुसे जा रहे हो तो बॉन्ड बन गया। आपने केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा था
शायद पहले दिन ही ऐसा कुछ डायग्राम पढ़ा होगा कि भाई साहब जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर, जिसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, उसको बॉन्ड मान लिया जाता है कि बॉन्ड बन गया। अब आप बहुत ज्यादा पास लाओगे तो रिपल्सन हो जाएगा। तो बॉन्ड तभी स्टेबल होता है, आपका दो लोगों का बॉन्ड तभी स्टेबल होता है जब एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो। बहुत ज्यादा करीबी है ना, जीवन में समस्याएं पैदा कर देती है। बहुत ज्यादा करीब भी नहीं आना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इतना करीब आ गए कि भयंकर रिपल्सन लगने लगा, अब हर बात में दिक्कत होने लगी, देखिए तो ये रिपल्सन हो गया। ज्यादा करीब आ जाओगे बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि अब हर बात में दिक्कत होगी, और जब हर बात में दिक्कत होगी तो फिर कहां स्टेबल रहेगा। लोन पे है भैया इनके पास, ऑक्सीजन के पास जबरदस्त रिपल्सन लगेगा भाई साहब। ठीक है, तो ज्यादा करीबी अच्छी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग सिखाता है आपको, थोड़ा प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसलिए गॉची ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। ज्यादा पास आ जाओगे रिपल्सन लगेगा जबरदस्त। ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर है। ठीक है, इसीलिए फुली इक्लिप्स्ड बहुत भयंकर अनस्टेबल होता है। तुम्हें लगेगा ऐसा कि स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमको लगेगा कि ज्यादा करीबी हो जाएगी ना तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है भाई, बहुत कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल है ये। ठीक कह रहे हैं ये किधर चले गए पढ़ते पढ़ते। चलिए समझ गए खेल, आइए अब आगे चलते हैं। छुटकू छुटकू से साइक्लोहेक्सेन के कुछ कन्फर्मर देख लीजिए, आइए जरा। चार प्रकार के कन्फर्मर होते हैं। एक होता है चेयर फॉर्म, ठीक है, बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए। ये होता है चेयर फॉर्म। दूसरा होता है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट, आप बोलो सर चेयर कैसी है? बेटा ये चेयर किताबों में ऐसी बनाते हैं, वैसे होता तो ऐसा है, ये चेयर फॉर्म ऐसी होती ना, ऐसी, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते ताकि बॉन्ड वगैरह बना पाए हम, है ना। तो चेयर फॉर्म ही है ये, इसको हमने ऐसा बनाया है। ट्विस्ट बोट क्या है? साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन जो है वो ऐसा होता है, ये 3 कार्बन पकड़ो एक हाथ में, और ये 3 कार्बन पकड़ो दूसरे हाथ में, मरोड़ दो इसको। ये 3 कार्बन एक हाथ में, ये 3 कार्बन दूसरे हाथ में, मरोड़ दो, मोड़ दो जरा इसको। मोड़ दोगे तो ऐसा दिखेगा ट्विस्ट बोट। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, ये कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, ट्विस्ट बोट। तीसरा देखिए जरा, तीसरा है आपका बोट। बोट ऐसा होता है, नाव देखिए आपने, नाव, नाव ऐसी होती ना, बोट, ठीक है। और एक होता है आपका हाफ चेयर। ये 4 कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन, हाफ चेयर, ठीक है। आधा चेयर होगा और आधी बोट होगी। देखिए ये ऐसी बोट दिख रही है और ये चेयर दिख रही है, ठीक है। इस टाइप के सोफे भी आते हैं आजकल, हाफ चेयर इसको बोलते हैं। और इन सभी में से ट्विस्ट बोट जो है ये कायरल होता है, क्योंकि यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि इसका एक एनेंशोमर आप बना सकते हो। देखिएगा ये कायरल है, इसका अगर तुम एनेंशोमर बनाने जाओगे तो बन सकता है। कैसे? आप इस ट्विस्ट बोर्ड को पेपर में बना लो, एक पेज में बना लो, पेज में ट्विस्ट बोर्ड को पेज में बनाओ, और ऐसे देखो लाइट में, बल्ब में, है ना, ट्यूबलाइट या बल्ब में देखो आप, तो दूसरी साइड से जो दिखेगी इमेज वो उसकी मिरर इमेज है और नॉन सुपर इंपोजिबल है, ठीक है। तो वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा अगर आप इसको पेपर में बना के लाइट में देखोगे ऐसा, और इसको उठा के इस पर रखोगे, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज दिखेगी। इस वाले में तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ये वाली, ये आप ऐसे काट दो, है ना, ऐसे काट दो चेयर को, है ना। चेयर तो आप जानते हैं ना, ऐसी चेयर है ये, देखिए जैसे हमारे पास ये चेयर, अगर मैं चेयर को काट दूं, वो तो हमने बनाया ऐसा है, ये देखिए ये हमारी है, काट दीजिए जरा चेयर को, बीच से काट दीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। बोट में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, हाफ चेयर में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। यहां से स्टेबिलिटी की बात लिख लीजिए जरा,
स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है चेयर की, फिर ट्विस्ट बोट, जिस ऑर्डर में लिखा है वही, फिर बोट और फिर हाफ चेयर। ये डिपेंड करता है बॉन्ड के रिपल्सन पे, है ना। इनमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, उतना डिटेल में आपको नीट में नहीं पढ़ना है। इस तरीके से ऐसे बॉन्ड होते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना, इस तरीके से यहां पर ऐसे बॉन्ड होते हैं। तो इन बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से ऐसा कुछ एनर्जी का ऑर्डर आता है। तो आपको बस ये ऑर्डर ध्यान रखना है, और ये कौन कौन से होते हैं ये देख लो। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एनर्जी का पूछे इसका उल्टा कर देना, ये कायरल होता है, बाकी सारे एक आयरल। तो ये था आपका कन्फर्मर्स। सवाल कर लेते हैं, सवाल कर लेते सवाल। साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर से कोई सवाल आज तक दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए पता होना चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से शुरू करूं? चलिए सीधे सीधे ही शुरू कर देते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बोले सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड इथेन्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बताएं जरा। मतलब इनका ये कहना है, तुम्हें रिएक्शन अभी भले ही ना पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बताओ तो वो ये जानना चाह रहे हैं क्या इक्लिप्स और स्टेगर्ड की रिएक्शन अलग अलग होती है क्या। बेटा इक्लिप्स और स्टेगर्ड दो कन्फर्मर होते हैं, और कन्फर्मर इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। तो स्टेगर्ड से इक्लिप्स और इक्लिप्स से स्टेगर्ड कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या टाइप ऑफ रिएक्शन तो सेम ही होगी, है ना। तो इक्लिप्स और टाइप ऑफ रिएक्शन बोलो, रेट मत बोलो, टाइप बोलो, कि इक्लिप्स जिस टाइप की रिएक्शन देगा स्टेगर्ड भी वैसी देगा, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट तो नहीं मिलेंगे, सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे। द कन्फर्मर आइसोमर कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। क्या तुम आइसोलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। अरे भाई इंटर कन्वर्टिबल है भाई, इंटर कन्वर्टिबल है तो इंडिविजुअली नहीं मिल पाया, आइसोलेट कैसे कर लोगे? इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। टॉर्सनल स्ट्रेन इन इथेन इज मिनिमम एट डायहेड्रल एंगल 60, 180, 300। बिल्कुल सही बात है, 60 और उसके मल्टीपल में टॉर्सनल स्ट्रेन कम होती है। स्टेरिक स्ट्रेन इज मिनिमम इन स्टैगर्ड, स्टैगर्ड गॉच, मतलब स्टैगर्ड का गॉच फॉर्म। नहीं भाई, नहीं भाई, स्टेरिक स्ट्रेन तो मिनिमम एंटी में होगी, क्योंकि एंटी में दोनों मिथाइल जो हैं वो, स्टेरिक का मतलब क्या है? वांडरवाल, है ना। वांडरवाल स्ट्रेन तो मिनिमम मिथाइल मिथाइल जब अपोजिट होंगे एंटी। ठीक, तो सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल। कन्फर्मर्स आर इम्प्रैक्टिकल टू सेपरेट। एकदम सही बात है, कन्फर्मर्स सेपरेट नहीं किया सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये सही है। कन्फर्मर्स हैव नेग्लिजिबल स्मॉल डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल। बिल्कुल सही भाई साहब, रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल है यार, रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल है, तो बहुत कम डिफरेंस है एनर्जी का, यानी कि ये सही है ए वाला। ठीक है, ठीक है, कन्फर्मर्स हैव नेग्लिजिबल स्मॉल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ए आएगा, ए ए ए। अरे रूम टेम्परेचर पर ही एनर्जी अवेलेबल है तो क्या ही करोगे। अगला सवाल। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। भाई बताओ, सिग्मा बॉन्ड में तो फ्री होती है, आप ये बता दो कि रेस्ट्रिक्टेड कहां कहां होती है। बोलो, सिग्मा बॉन्ड में फ्री होती है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि रेस्ट्रिक्टेड कहां कहां होती है। सर पाई बॉन्ड में होती है, यस सर। सर साइकिल बना दो, यस सर। सर स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनाइल, बिल्कुल सही। बाई फिनाइल सिस्टम ऐसा कह रहा हूं मैंने आपको ऑप्टिकल में बताया था, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां तुम बल्की ग्रुप लगा दो, है ना, जैसे एक एग्जांपल एकदम आई लगा दो, NO2 लगा दो, है ना, यहां Br लगा दो, COH लगा दो, है ना, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है इसके अराउंड। ठीक है, मतलब घूम के ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ABC आंसर आ जाएगा। भाई ये घूम जाता है, रिपल्सन करके घूम जाएगा बस, अब फिक्स, एक इस प्लेन में एक प्लेन में, अब प्लेन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल बताएं। इफ C2 इन द अबव कंपाउंड इज रोटेटेड बाय 120। C2 कौन सा? फ्रंट वाला। ठीक है, C2 कौन सा? ये 1 है, ये 2। कह रहे हैं C2 को 120 घुमा दो, कहां पे? 120 एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। बताओ, 120 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे, ऐसे घुमा दो 120, तो ये 60 घूमेगा इधर और फिर 60 घूमेगा इधर, है ना, सही है ना। इसको 120 घुमाओगे तो 60 और 60, यानी कि 120 पे ये ग्रुप एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। 120 पे ये यहां आ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। अब बताओ, जब मिथाइल यहां आ जाएगा 120 पे, तो ये और ये 60 डिग्री बनेगा, दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा? गॉची, D आ जाएगा।
देख लो। सॉरी, स्क्वायर डी आ जाएगा, डी देख लो भाई। अगर 120 घुमा रहे हो तुम तो मिथाइल इधर, एच इधर, ये इधर, और मिथाइल मिथाइल 60 हो जाएंगे। इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मर ऑफ इथेन डाइड्रल एंगल कितना है बताओ इसमें, डाइहीड्रल एंगल। और किसके बीच का बताना है, ध्यान से देखो, आपको बताना है एच डैश सी सी एच डबल डैश, एच डैश सी सी एच डबल डैश। बताओ, एच डैश ये हो गया, सी ये हो गया राउंड वाला, डॉट वाला सी ये हो गया, और एच डबल डैश। यानी कि तुमको इतना एंगल चाहिए, बताइए जरा इतना एंगल कितना होगा, बोलो बोलो, सवाल समझे। ये कह रहे हैं 29 डिग्री है, तुमको यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो मुझे क्या बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ये एक ही कार्बन के दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल होगा 120। आए है, उसमें तुम 29 और जोड़ दो, 120 प्लस 29 149 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये चाहिए टोटल एंगल, है ना। सिंपल ज्योमेट्री है। 149, अरे 120 कहां से कह रहे हो, अरे 29 तो एच डैश और एच के बीच का है, एच डैश और एच के बीच का है। आपको क्या चाहिए, एच डैश सी सी एच डबल डैश, यानी कि एच डैश और एच डबल डैश के बीच का एंगल 29 और इन दोनों के बीच का एंगल 120 होगा। ठीक है, अगला एक बार आप पढ़ लेंगे आंसर आ जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ इथेन। क्या कह रहे हैं, द स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन द स्टैगर्ड कन्फर्मर बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मर टॉर्सनलिस्ट है, गलत है एकदम। द इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया भाई, द इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल है, ये भी गलत है। The staggered conformer of ethane is more stable than eclipse conformer because staggered conformer has no torsional strain। एकदम सही, डी आंसर है, डी आएगा। अगला सवाल, विद रेस्पेक्ट टू कन्फर्मर ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ, पहला पढ़ो जरा। विद रेस्पेक्ट टू कन्फर्मर ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, बॉन्ड लेंथ चेंजेस, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों चेंज होंगी, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। सर डी आंसर आएगा, क्यों बेटा, डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल थोड़ी चेंज होता है। बॉन्ड एंगल तो 120 है यहां पर न्यूमैन में, है ना। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ थोड़ी चेंज होगी, डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा। ठीक है, अगला सवाल, अमंग द थ्री कन्फर्मर ऑफ इथेन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता दो। बोलो भाई, बोल दीजिए। इथेन नहीं आना चाहिए वैसे, यहां गौची बोला है ना, ब्यूटेन आना चाहिए, इसको इथेन हटा के ब्यूटेन करो, गौची तो ब्यूटेन में आता है ना। बताइए जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इक्लिप्स गौची स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड गौची, बोलो भाई। स्टैगर्ड कहने का मतलब है इनका एंटी फॉर्म, है ना। गौची अगर लिखा है तो स्टैगर्ड को एंटी बोलेंगे, तो एंटी गौची देन इक्लिप्स, सी आ जाएगा। ठीक है, सी लगाएंगे आंसर। ठीक है, स्टैगर्ड देन गॉची देन इक्लिप्स, अगर सिर्फ स्टैगर्ड लिख दिया यानी कि उसको एंटी मान लेंगे। ठीक है, सी लगाएंगे। अगला, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मर ऑफ इथेन बताओ। द कन्फर्मर ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर, ये तो करेक्ट है भाई, कन्फर्मर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फर्मर 60, ये आपका एकदम सही जवाब है। ठीक है, इक्लिप्स कन्फर्मर इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। ओए होए, ऑप्शन पढ़ के ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो अपन ने थ्योरी पढ़ी वही तो सवाल बनते हैं उसी से। ठीक है, ठीक है, इक्लिप्स कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, द कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन बताओ जरा। अब इन्होंने एक ऐसा ही सवाल दे दिया रैंडम सा कि आप बताइए ये किसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है इन अल्केन में से। कैसे करना, बहुत आसान है, आप बस इसका वापस से बना लो अल्केन। कैसे, ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या लगा है, 2H, देखो 2H और एक मिथाइल। राउंड वाला कार्बन है, डॉट और राउंड के बीच बॉन्ड बना हुआ है। राउंड वाले पे क्या है, एक H और 2 मिथाइल।
ये आ जाएगा, बताइए जरा। तो CH3 CH2 CH CH3 CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन, देख लीजिए क्या आएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन, CH नहीं CH3 है ये, है ना। तो बी आ जाएगा आंसर, देखो CH3 CH CH3 और CH2 CH3, देखिए जरा यही आएगा। देखो इसका अगर IUPAC करोगे तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका करोगे 2 मिथाइल, बी आ जाएगा आंसर, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला सवाल आपके सामने, बताएं। द रैंक कन्फर्मर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, एनर्जी के ऑर्डर में बताना है, एनर्जी बताना, स्टेबिलिटी नहीं बताना। एनर्जी बताओ जरा, तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख के उल्टा कर दो। अच्छा, ब्रोमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता नहीं है, यानी कि यहां पर सीधा सीधा है, देखो ये 4 कन्फर्मर है, ये एंटी है, ये है पार्सली इक्लिप्स, ये फुली इक्लिप्स, और ये गॉची। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यानी कि जो आप सीखा है वही है, एंटी, गॉची, पार्सली, फुली, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसका उल्टा कर देंगे तो एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, समझे बात को, ऐसा दिखेगा। तो एंटी वाला कौन सा है, 4 नंबर वाला पीछे, फिर गॉची कौन सा है, 1 नंबर वाला, पार्सली कौन सा है, 3 नंबर वाला, और फुली 2 वाला। 4 1 3 2, 4 1 3 2, आगरा आंसर आ जाएगा। एनर्जी का उल्टा कर दो ना, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये हम कर चुके हैं, गॉची, एंटी, पार्सली और फुली, है ना। गॉची आएगा, फिर एंटी, फिर पार्सली, और फिर इक्लिप्स लगाने की फुली है ये, है ना, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो भैया गॉची स्टेबल हो जाएगा, और क्या, है ना। ये तो कर चुके हैं, अभी हम सवाल ही कराया था मैंने। इसका बताओ जरा, इसका बताओ जरा, एक मिनट, यहां मिथाइल कर दूं मैं, CH3 इधर आएगा, नहीं नहीं 2 Cl है ना, एक मिनट, CH3 यहां है, CH3 है, 2 CH3 है, 2 Cl है, 2 H है। कुछ यहां गड़बड़ है यार, यार कुछ टाइप नहीं, हटा देते हैं इसको, क्योंकि पता नहीं क्या है यहां पर, इस जगह पर ये बॉन्ड छोड़ दिया ना, यहां कुछ टाइप नहीं है, या तो कुछ CH2Cl ऐसा कुछ होगा, हटा देते हैं इसको। अगला करें जरा, क्या कह रहे हैं, विच कन्फर्मर ऑफ अबव कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से देखो। क्या कह रहे हैं, अक्रॉस C2C3, ठीक है, अक्रॉस C2C3, यानी कि ये 1 ये 2 ये 3, तो C2C3 वाला चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच का चाहिए। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे इन दोनों के बीच में बनाना है, तो मैं क्या करूं, इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, 1 को डॉट और 2 को राउंड मान लूं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस मिल गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गया यानी कि गॉच हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गया ना, अरे भैया CHO ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ऑक्सीजन है, और यहां OH लगा है। अगला सवाल, विच इज लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मर, लोएस्ट एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल, किसका, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल सबको पता है, एंटी होता है, सी आंसर आएगा, है ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वान डर वाल स्ट्रेन, स्ट्रेन मिनिमम यानी कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम, है ना, स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। बताइए किस कन्फर्मर का सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, साफ साफ अपनी आंखों से देख लो, और इक्लिप्स वाले सिरे से खारिज कर दो, ये इक्लिप्स वाले फॉर्म है, साफ साफ देख रहे हैं इक्लिप्स फॉर्म। अब ये स्टैगर्ड फॉर्म है और ये स्टैगर्ड फॉर्म है, इन दोनों को आप ध्यान से देखो और बताओ कहां रिपल्सन सबसे कम लगेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर ज्यादा रिपल्सन है, क्यों, चारों मिथाइल लगातार लगा दिए, यहां 2 इधर लगाए 2 इधर लगाए, रिपल्सन मिनिमम, बी आंसर, ठीक है। रिपल्सन ज्यादा कहां लग रहा है, 4 वाले में, है ना, रिपल्सन मिनिमम कहां लगे, 2, क्योंकि आपने बांट दिया ना, यहां 4 मिथाइल एक साथ, यहां 2 इधर 2 इधर, तो अच्छा है ना ये। अगला सवाल, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ 2 नाइट्रो इथेनॉल, बताओ 2 नाइट्रो इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा यानी कि साफ साफ दिख रहा है, देखो ये H इस O के साथ खेल लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी
वहां स्टेबिलिटी गॉची की बढ़ जाएगी। ठीक है, FON से जुड़े हुए एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बताइए जरा, 1,2 डाई नाइट्रो, अब NO2 आ गया, अब H बचा नहीं, यानी कि अब हो जाएगा आपका कौन सा, एंटी। देखिए अब दोनों NO2 हो गए ना, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो अब एंटी स्टेबल हो जाएगा। समझे? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ, अरे वही इथिलीन ग्लाइकोल को ही बोलते हैं इथेन 1,2 डायोल गॉची, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में गॉची। ठीक है, और कोई बच गया क्या? सामने आओ, ये बच गया एक। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिप्रेजेंट द गॉची कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन? बताओ, ब्यूटेन का गॉची बता दो, ब्यूटेन का गॉची। अब मुझे वो बताओ, न्यूमेन पता है तुम्हें गॉची का? न्यूमेन जानो ना, न्यूमेन, गॉची का न्यूमेन मालिक ऐसा होता है। अब आप एक काम करो, इस डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दो, मतलब साइड व्यू ले लो इसका, इसका साइड व्यू ले लोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा MEHH। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेन है गॉची का। ठीक है, साइड व्यू ले लोगे तो ऐसा दिखेगा। बताओ क्या आंसर आ जाना चाहिए आपका, बताइए। गॉची, ये तो बेटा एंटी हो जाएगा, ये आपका पार्सली इक्लिप्स हो जाएगा, ये आपका फुली इक्लिप्स हो जाएगा, यही दिखेगा गॉची। देखिए डी वाला है ना, डी वाला गॉची दिखेगा, बस उसका उल्टा है, ऐसा कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल दिख जाए मजा आ जाए। हो गए मेरे ख्याल से, सारे हो गए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कल हम PYQ करेंगे, पूरा आइसोमेरिज्म आप रिवाइज करके आएंगे। कल हम झमाझम नीट के PYQ और जेई मेन के आपके लिए जो इंपॉर्टेंट PYQ हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा लगा आप यहां पर आए। कल हमारा लास्ट लेक्चर है ना, इस हफ्ते का भी लास्ट लेक्चर और आइसोमेरिज्म का भी, तो बढ़िया मजे से रिवीजन करके आइएगा, मजा आ जाएगा। PYQ करेंगे, ठीक है, PYQ करेंगे। लाइन सुनोगे क्या कुछ? क्या दर्द भरी सुना दूं क्या आज? क्यों? 2 लाइनें दर्द भरी, आइए जरा, आप भी क्या याद रखेंगे? क्यों? कल हम PYQ होमवर्क सब करेंगे, सब कल करेंगे। ठीक है सुनिए फिर ध्यान से। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है पर लगेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम मुलाकात करेंगे कल, PYQs करवाएंगे, सारे टॉपिक जो आपको पढ़ाए हैं रिवाइज करके आना। PYQ आपसे सारे बन जाएंगे, नीट के भी और जेई मेन के सिलेक्टेड PYQ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।